उस कंपाउंड के H निकाल लेना। H निकलने के बाद उस पे माइनस आएगा, उसकी H निकाल लेना। H जब प्लस बन के बाहर जाएगी तो यहां माइनस छोड़ के जाएगी। ऐसा सबके साथ कर लेना। इसकी भी निकाल लो और लगा दो माइनस, इसकी निकाल लो, लगा दो माइनस, इसकी हटा दो, लगा दो माइनस, और जो माइनस बच जाता है, अभी इस बची हुई रिमेनिंग एनायन से पूछो, अरे इसमें कौन बचा? इसमें ये बचा। उसमें कौन बचा? इसमें ये बचा। इसमें कौन बचा? इसमें ये बचा। इसमें कौन बचा? इसमें ये बचा। जो जो बचा, जो रिमेनिंग एनायन है, उनसे बात करो, उनसे पूछो। मजा आया? अरे मजा आया? तो ये कहेगा कि आनंद आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अगला सवाल हम ले रहे हैं एक और टॉपिक से, जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता होगा, सुना होगा, क्योंकि सब जगह आपको ये पढ़ाया गया होगा। और अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि ये पीछे कौन कौन से ईयर्स में पूछा गया है, कि सब इन चीजों में अपन टाइम खराब नहीं कर सकते कि देखो ये 2010 में पूछा गया, ये 2015 में पूछा गया, ये देखो 2018 में, 2020 में पूछा गया। छोड़ो उन चीजों को, ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस कैसे कैसे बन के आ सकते हैं। देखिए, एक सवाल इस टॉपिक से भी आने के पूरे चांस हैं। मुझे एक सवाल के लिए उसके कई तरीके आपको समझाने पड़ते हैं। उसका रीजन है क्योंकि सवाल उसी तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से मैंने बताया। हाँ, आएगा उसी में से जो मैं बता रहा हूं, लेकिन तरीका चेंज कर सकता है। वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है उसकी। जैसे ये सवाल मैंने एरोमेटिसिटी के लिखे हैं। एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखें, एक क्वेश्चन जरूर इस बार इसमें से आने के चांस बनते हैं। पहला सवाल, कुछ स्ट्रक्चर्स नीचे दे रखी हैं और उनको अरेंज करना है उनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे अरेंज करें स्टेबिलिटी में, इसके लिए मुझे एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। दूसरा सवाल है कि भाई मेरे पास कुछ एच नजर आ रही है नीचे, एक है ए, एक बी, एक सी, एक डी, ए बी सी डी करके 4 एच हैं, एच ए, एच बी, एच सी, एच डी। मुझे बताइए कि कौन सी एच ज्यादा एसिडिक है, या फिर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछ सकता है। तीसरा सवाल, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाता है साइक्लिक, उसमें बॉन्ड वॉन्ड लगे होते हैं और एच दिखा देते हैं एक, और पूछते हैं कि बताओ इस कंपाउंड में से एच किस रूप में बाहर निकलनी चाहिए, किस फॉर्म में बाहर निकलनी चाहिए। इन द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोजन रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ, क्या वो एच प्रोटॉन के तौर पे निकलनी चाहिए, क्या वो एच हाइड्राइड की फॉर्म में निकलनी चाहिए, क्या वो एच फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकलनी चाहिए, क्या वो एच नहीं निकलनी चाहिए। ऐसे आपसे 4 ऑप्शन पूछेगा। इन्हीं को वो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में भी यूज कर सकता है। इन्हीं बातों को वो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए, या फिर मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स के क्वेश्चंस के लिए, तो किसी भी तरीके से ये सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन आएगा इनमें से, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। दूसरा एक सवाल मैंने नीचे लिखा है कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगी जिसमें कॉन्जुगेशन है, तो अलग अलग बॉन्ड की लेंथ को वो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी जो है कोई भी साइन देके। जैसे मान लो इनको ए मान लिया, बी मान लिया, या मैं इसको इस बॉन्ड को एक्स मान लेता है, इस बॉन्ड की लेंथ को बी वाई मान लेता है। वो कुछ भी मान सकता है और इनका रिलेशन पूछ सकता है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी बॉन्ड लेंथ। और लास्ट सवाल मैंने दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। आपको 4 ऑप्शन में मिले हैं। अब इसका मतलब आपको डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है ऐसे कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जो बहुत कम स्टेबल है इन चारों में। जो इन चारों में सबसे कम स्टेबल होगा वही डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। यानी कि वो कंपैरेटिवली औरों की रेस्पेक्ट में अगर देखें तो नेचर में कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूछना चाह रहा था वो। तो कह रहा है कि कौन सा अनस्टेबल है ये बताओ आप, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब।
इन सारे क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है और वो कॉन्सेप्ट आपके सामने ला रहा हूं मैं, एरोमेटिसिटी। जैसा कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि मैं हर क्वेश्चन को डायरेक्ट आपके सामने नहीं रख रहा, क्योंकि क्वेश्चन अगर बताने होते तो क्वेश्चन तो किताबों में भी बहुत सारे हैं भाई। हर मॉड्यूल में, हर किताब में, हर जितने भी अपने पास स्टडी मटेरियल हैं बाजार में, या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपको जो मॉड्यूल्स मिलते होंगे, जो आपको स्टडी का मटेरियल मिलता होगा, जो क्लास की डीपीपी या जो भी आप डीएलपी जो भी आप कर रहे हैं वहां से जो मिलते हैं, उनमें भी क्वेश्चंस तो भरा पड़ा है भाई। मैं उन क्वेश्चंस को देके क्या करूंगा, वो तो आपके पास भी भतेरे हैं। मैं तो उन क्वेश्चंस को लेके आऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन के साथ मैं आपको लेके चलता हूं टॉपिक पर, एरोमेटिसिटी। आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या? देखो, शुरू में क्लासिफिकेशन जब कंपाउंड्स का किया गया तो क्लासिफिकेशन के बाद बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे सामने आए जो साइक्लिक थे और उनमें खुशबू आ रही थी, और खुशबू को कहा जाता है एरोमा। एरोमा की वजह से उन कंपाउंड्स को नाम दे दिया गया एरोमेटिक कंपाउंड। शुरुआत के टाइम बता रहा हूं मैं आपको, खुशबू वाले कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नाम दे दिया गया। बाद में जब देखा कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड थे जिनमें कोई प्लीजेंट स्मेल नहीं थी, उनके बाद भी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो फिर ये डेफिनेशन थोड़ी गड़बड़ाने लगी, हिलने लगी, और लोगों को लगा कि यार ये तो गड़बड़ है, बिना खुशबू वाले भी जो है एरोमेटिक है, तो खुशबू वाले भी एरोमेटिक है, तो ये डेफिनेशन तो चलेगी नहीं भैया, हटाओ इस डेफिनेशन को, तो मजा नहीं है इसमें। तो ये डेफिनेशन बदल दी गई, लेकिन कंपाउंड का नाम आज भी वही है, आज भी इनको एरोमेटिक ही कहा जाता है। डेफिनेशन बदलने के बाद सेकंड नंबर पे नई डेफिनेशन लेके आए और बोला गया कि जो भी कंपाउंड बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स होंगे, यानी कि जिनके अंदर भी बेंजीन की रिंग नजर आएगी, वो एरोमेटिक होंगे। बाद में ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी सामने आ गए जिनमें तो बेंजीन का रिंग ही नहीं है। जैसे आप देखो, आप इसे देखो, लो इसमें कहाँ है बेंजीन रिंग? फ्यूरेन है, एरोमेटिक है। आप इसे देखो, कहाँ है इसमें बेंजीन रिंग? है, ये भी एरोमेटिक है, पायरिडीन कहते हैं इसको। आप इसे देखो, कहाँ है इसमें एरोमेटिक रिंग? इसको थायोफिन कहते हैं, ये भी एरोमेटिक है। आप इसको देखो, इसमें कहाँ है बेंजीन की रिंग? ये भी एरोमेटिक है। मतलब डेफिनेशन बदलो भैया, बेकार है, चलेगा नहीं भैया ऐसे मार्केट में। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं जिनमें बेंजीन का रिंग नहीं, फिर भी एरोमेटिक है। अब साहब नई डेफिनेशन की जरूरत थी, और लगा लोगों को यार ऐसे बार बार डेफिनेशन बदलोगे तो पब्लिक और मारेगी, लोगों का यकीन उठ जाएगा हम पे से, बार बार ये क्या कर रहे हो तुम। फिर एक आदमी आया जिसका नाम था हकल, उसने लगाई अपनी अकल, और अकल लगा के एक रूल बना दिया, एक लॉजिक बना दिया, एक कॉन्सेप्ट बना दिया, और उस कॉन्सेप्ट का नाम रख दिया एरोमेटिसिटी। ध्यान रखें, हकल का रूल ही जो है एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करता है। एरोमेटिसिटी यानी कि ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करे, उनके लिए इसने लॉजिक बनाया। देखते हैं क्या कहना चाहता था ये। उन्होंने इन सारे साइक्लिक कंपाउंड को 3 हिस्सों में बांट दो। एक जगह नाम लिख दिया उसने एरोमेटिक कंपाउंड, एक को नाम दे दिया उसने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और एक को नाम दे दिया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। भाजी समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉन्सेप्ट सुनो इसका। इसने बोला एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, यानी एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि देखो, कुछ शर्तों का आपको ध्यान रखना है। पहली शर्त, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। ये शर्त यहां भी थी और ये शर्त यहां भी थी, सेम कंडीशन तीनों में। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, पहली शर्त तीनों की कॉमन। दूसरी शर्त, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन कंप्लीट रिंग, पूरी रिंग में होना चाहिए। जो भी साइकिल आपने ली है उसकी पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या होता है ये आपको पता है, सब जानते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल,
या कोई भी एक डबल बॉन्ड के साथ चार्ज कॉन्जुगेट आ जाता है, यानी कि अपन ऑल्टरनेट ऑर्डर जिसे बोलते हैं उसमें अगर आ जाए तो हम बोल देते हैं भी ये कॉन्जुगेटिव सिस्टम है, इसमें रेजोनेंस होगा। तो ऐसा कॉन्जुगेशन चाहिए पूरी रिंग में। इसकी कंडीशन दूसरी भी सेम टू सेम थी, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन कंप्लीट रिंग, सेम कंडीशन इसकी भी। लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन थी कॉन्जुगेशन मे बी और नॉट, पूरी रिंग में हो भी सकता है और नहीं भी, मे बी और नॉट इन कंप्लीट रिंग। भैया तीनों बातें ढंग से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। ये कह रहा है कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, तीनों में। कॉन्जुगेशन पूरी रिंग में होना चाहिए, कॉन्जुगेशन पूरी रिंग में होना चाहिए, कॉन्जुगेशन पूरी रिंग में हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट, तीसरा, नंबर ऑफ डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, आई मीन पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये लूज इलेक्ट्रॉन से। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि भाई पाई बॉन्ड के ही हो, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब जो भी उस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा उन सबको पाई इलेक्ट्रॉन बोला है। नंबर ऑफ डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हकल रूल 4n+2 होने चाहिए, इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। भैया n क्या है? n का मतलब यहां कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, नेचुरल नंबर। मैंने सारे नंबर रखे तो ये तो हो गया 4 की n की जगह 0 रखा मैंने तो ये हो गया 2, 1 रखा तो हो गया 6। देखो 1 रखा तो 4 × 1 + 2 6, फिर मैंने 2 रखा तो हो गया 10, मैंने 3 रखा तो हो गया 14। आप गौर से देखो आपको 4 4 4 4 का इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। 2 6 10 14 18 22 ऐसे चलते जा रहा है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नंबर ऑफ डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू 4n होना चाहिए। कि भैया n क्या है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कि भाई यहां तूने 1 क्यों लिया? ऊपर तो n का वैल्यू 0 भी लिया। कि भाई 0 ले लोगे तो पूरे खत्म हो जाएंगे, तो पाई तो होना चाहिए ना उसके अंदर कम से कम, 0 थोड़ी करोगे। मैंने वैल्यू रखी तो ये आया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 लगाया तो आया 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 लगाया तो आया 12 पाई इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट डॉट। देखो वही 4 4 का डिफरेंस। कंपैरेटिवली शॉर्ट एंड स्वीट समझा रहा हूं, आप थोड़ा सा और वेट कीजिए, 1 मिनट में सारी चीज समझ में आ जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। तीसरी इसकी कंडीशन सुनो। ये कह रहा है कि देखो ऐसा है, नंबर ऑफ डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इसके और इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं। भाई 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एरोमेटिक बोलोगे, और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप उसको एंटी एरोमेटिक बोलोगे। और इसने बोला था कि कॉन्जुगेशन मे बी और नॉट। अगर कॉन्जुगेशन पूरी रिंग में नहीं है तब तो वैसे ही नॉन एरोमेटिक हो गया। क्यों भाई? क्योंकि ये और ये तो तभी देखोगे ना आप जब रिंग में कॉन्जुगेशन कंप्लीटली होगा। अगर रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन कंप्लीटली नहीं है तो आप उसको वैसे ही नॉन एरोमेटिक कह देना, ये तो वैसे ही आंसर आ जाएगा एक चीज का। तो आपके वापस सुनो, आपने इसको क्या बोला? कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन कंप्लीट रिंग। इसको भी बोला कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन कंप्लीट रिंग। और इसको क्या बोल रहे हो कि कॉन्जुगेशन मे बी और नॉट इन कंप्लीट रिंग। तो जब कॉन्जुगेशन कंप्लीट रिंग में नहीं हो रहा है तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते ना, ये तो वैसे ही हो गया। अब चाहे कितने ही इलेक्ट्रॉन हो, नंबर इलेक्ट्रॉन कोई भी हो, एनी वन वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू हो, सब वैल्यू पे ये
नॉन एरोमेटिक ही रहेगा अगर कॉन्जुगेशन नॉट अप्लाई इन कंप्लीट रिंग। और अगर कॉन्जुगेशन है तो इनके अलावा, अब देखो 2 और 4 के अलावा क्या बचा, 3 बचा, 6 और यहां 8 के अलावा क्या बचा, 7 बचा। समझ में आ रहा है, 5 बचा। क्या मतलब हुआ, ऑड इलेक्ट्रॉन। ये लो भैया, 2 इधर ले लिया, 4 इधर ले लिया, 6 इधर ले लिया, 8 इधर ले लिया, तो इवन नंबर तो सब इन्होंने ले लिए, तो बचे कौन, ऑड इलेक्ट्रॉन। जितने भी होंगे सब में ये नॉन एरोमेटिक ही बनेगा। मैं एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करता हूं। मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, एक ये है और एक मेरे पास ये है मेरा बेटा। दिख रही है आपको तीनों। पहली स्ट्रक्चर को देखो, चेक करो, डबल सिंगल डबल सिंगल माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब कॉन्जुगेशन कंप्लीट रिंग में मौजूद है। डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल, मतलब कॉन्जुगेशन कंप्लीट रिंग में मौजूद है। इसके अंदर जब मैंने इलेक्ट्रॉन काउंट किए तो 2 तो इस बॉन्ड में आएंगे, 2 इस बॉन्ड में आएंगे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। और माइनस का चार्ज भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और माइनस में भी 2 इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है और 6 नंबर इसके अंदर आता है। इसका मतलब ये मैजिक नंबर इसको एरोमेटिक बना देता है। इधर आइए, डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल प्लस टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि 2 तो इसके हो गए, 2 इसके हो गए 4 और इसके कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो खुद ही भिखारी है। जिसका पॉजिटिव होता है जिस कार्बन के ऊपर, वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और भिखारी किसी को क्या देगा भला, ये तो खुद ही मरा पड़ा है, ये तो खुद ही भूखा है, ये कैसे दे देगा कॉन्जुगेशन। हाँ, लेकिन ये कॉन्जुगेशन कंप्लीट करने में काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है। कॉन्जुगेशन पूरी रिंग में कंप्लीट करवा रहा है, इसलिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से देखो 4 नंबर इसका मैजिक नंबर है, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। मैं आपको बता दूं, स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा एरोमेटिक की स्टेबिलिटी होती है और सबसे कम एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी होती है। नॉन एरोमेटिक बीच में रहते हैं हमेशा, मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। इसे आप जब बड़ी क्लास में कभी जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो बताया जाएगा। इन स्टेबिलिटी को फ्रोस्ट साइकिल से समझाया जाता है। अब यहां आपको उनकी जरूरत नहीं है, अपने काम की भी नहीं, सिलेबस में भी नहीं है अपने। अभी अपने को तो इतने से भी काम बनता है, अपना चल जाता है कि एरोमेटिक को स्टेबल, नॉन एरोमेटिक को कम और एंटी एरोमेटिक को लीस्ट स्टेबल मानना है। अब इधर आइए, ये कह रहा है कि आप चेक करो गिवन स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन है या नहीं है। डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल। भैया एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन भी कॉन्जुगेशन को पार्टिसिपेट करवाता है, क्योंकि इसकी वजह से भी sp2 हाइब्रिडेशन है। ध्यान रखें, कॉन्जुगेशन होता ही तब है जब sp2 हाइब्रिड एटम्स कॉन्जुगेशन में होते हैं। भाई सीधी सी बात है, पहले भी बता रखी है मैंने आपको, एक वीडियो में चेक कर लेना। कॉन्जुगेशन में कोई है तो वो sp2 होगा, sp2 एटम ही कॉन्जुगेट होते हैं, वो प्लेनर होते हैं और कोई नहीं। तो कॉन्जुगेशन में जो जो एटम आते हैं सब प्लेनर होते हैं, सब sp2 होते हैं। आपको चाहे कुछ भी नजर आए, लेकिन आपको आंसर sp2 ही करके आना है।
दोनों इलेक्ट्रॉन, दो ये रहे, एक ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। और हमको यही बताया था कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दिख जाए तो समझ जाना कि वो नॉन एरोमेटिक है। और अगर मान लीजिए यही स्ट्रक्चर ऐसी होती साहिब, तो मैं क्या करता? कैसी होती? ऐसी होती। कैसी होती? ऐसी होती। कैसी होती? ऐसी होती। तो ऐसी होती तो इसमें तो कॉन्जुगेशन ही कंप्लीट नहीं है। देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, भैया भैया देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, दो दो सिंगल बीच में आ गए भैया, दो दो सिंगल आ गए, कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है। और कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है तो वैसे ही नॉन एरोमेटिक बोल देना। अब दुनिया की कोई भी स्ट्रक्चर ले आना और लगा लेना कॉन्सेप्ट, गलत हो जाए तो बता देना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। बहुत शॉर्ट में आपको याद रखना है, 3 चीजें याद रखिए। पहली चीज, कॉन्जुगेशन इन कंप्लीट रिंग प्लस नंबर ऑफ डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10, 14, 18, खत्म। कॉन्जुगेशन इन कंप्लीट रिंग एंड नंबर ऑफ डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 4, 8, 12, 16 एक्सेट्रा। नॉन एरोमेटिक। कॉन्जुगेशन अगर कंप्लीट रिंग में नहीं है तो वैसे ही एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो गई, सॉरी। कॉन्जुगेशन अगर कंप्लीट रिंग में नहीं है तो वैसे ही नॉन एरोमेटिक मान लेना। और अगर कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन दिख रहा है तो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन दिखते ही समझ जाना ये भी नॉन एरोमेटिक। एनी डाउट बेटा? आ जाओ अपने सवाल पर। ये आपने देख लिया, हटा रहा हूं भैया इसको। चलो भाई जगह खाली करो भैया, और भी तो आएंगे। निकलो भैया, निकलो भैया, निकलो भैया, निकलो भैया, निकलो भैया, हटो जी हटो, आ जाओ बेटा। ये जो डिजाइन है ना, इसमें कई बार बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये क्या है, क्या है, क्या करना है इसमें। देखो मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब होता है। देखो मेरा बेटा, जैसे ही ये डिजाइन आपको दिखती है ना ऐसे, तो ये गोला तो ये बताता है कि पूरी रिंग में डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट में लगा दो, पूरी रिंग में डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट ऑर्डर में लगा दो। गोला ये बताता है कि पूरी रिंग में डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट ऑर्डर में लगा दो। आप बेंजीन में भी तो ये करते हो, नहीं बेंजीन में आप गोली ऐसे बना देते हो, तो क्या मानते हो इसको? यही तो कहते हो कि पूरी रिंग में डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट ऑर्डर में लगा देना, यही तो करते हो। यहां कौन सा गुनाह कर दिया मैंने बोल दिया? तो भाई ये तो हुआ इस गोले का मतलब। प्लस जब बीच में आता है तो ये कह रहा है कि ऑल्टरनेट ऑर्डर में एक प्लस भी लगा देना, एक जगह प्लस भी लगा देना, आपकी इच्छा हो जहां लगाना, लेकिन वो ऑल्टरनेट ऑर्डर जब आप बनाओ डबल बॉन्ड का तो उसमें एक जगह प्लस आ जाना चाहिए। और +2 लिखा होता तो बीच में तो 2 जगह प्लस आ जाना चाहिए। माइनस लिखा होता तो बीच में तो मतलब एक माइनस का चार्ज आ जाना चाहिए। -2 लिखा होता तो मतलब दो जगह पे माइनस आ जाना चाहिए, कहीं भी आए लेकिन कॉन्जुगेशन में 2 जगह माइनस आ जाना चाहिए। अब मैं देखो इसको खोल रहा हूं, डबल सिंगल प्लस। सर आपने ऐसे क्यों बना? कैसे भी बना ले, ये कोई मना नहीं कर, तेरी जचे जैसे मना, ऐसे बना ले। डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल, कैसे बना ले, मुझे तो डबल बॉन्ड और प्लस ऑल्टरनेट ऑर्डर में चाहिए, एक ही प्लस चाहिए, बाकी सब डबल बॉन्ड चाहिए, ये कहना चाहता है। समझ गए? तो ये तो हुआ ये, और ये हुआ ये। डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल सिंगल प्लस, बेटा ये भी तो कॉन्जुगेशन है। गिनो बेटा गिनो, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 0, क्योंकि पॉजिटिव तो खुद भिखारी होता है, वो कुछ नहीं दे सकता। 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां हो गए, मतलब ये तो हो गया एंटी एरोमेटिक। गिनो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, ये हो गया एरोमेटिक। बाबू देख रहे हो का? डबल बॉन्ड में 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव तो कुछ नहीं देगा, 2। और यहां भैया यहां तो कॉन्जुगेशन ही कंप्लीट नहीं है। डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल 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 डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है भैया, 2 बार सिंगल आ गए। नॉट कॉन्जुगेशन मतलब नॉट एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक।
का पूछा बाबूजी ने? अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। और भैया साफ नजर आ रहा है जो एरोमेटिक है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो नॉन एरोमेटिक है वो बीच में आएगा, और जो एंटी बन चुका है वो लास्ट में आएगा बेटा। तो एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में। अगला सवाल, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का? अरे भैया इनमें जो एच दिख रही है ना उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का, चाहे कोई भी एच ले लो, मुझे तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो सब में जो एच ज्यादा एसिडिक है उनका कंपेयर करके बताओ क्या ऑर्डर है, ये कहना चाहता है वो। मैंने इसमें ये एच उठा ली, इसमें ये उठा ली, इसमें ये, सब में से उठा ली, ज्यादा से ज्यादा एसिडिक एच उठा ली सबकी। चेक किया, आप शायद भूल रहे हैं, एक टाइम था जब हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ का, कि किसी की भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी हो तो आपको सीधा सा तरीका लगाना है। और तरीका क्या है? उस कंपाउंड के एच निकाल लेना, एच निकलने के बाद उस पे माइनस आएगा, उसकी एच निकाल लेना। एच जब प्लस बन के बाहर जाएगी तो यहां माइनस छोड़ के जाएगी। ऐसा सबके साथ कर लेना। इसकी भी निकाल लो और लगा दो माइनस, इसकी निकाल लो लगा दो माइनस, इसकी हटा दो लगा दो माइनस, और जो माइनस बच जाता है, अभी इस बची हुई रिमेनिंग एनायन से पूछो, अरे इसमें कौन बचा? इसमें ये बचा। उसमें कौन बचा? इसमें ये बचा। इसमें कौन बचा? इसमें ये बचा। इसमें कौन बचा? इसमें ये बचा। जो जो बचा, जो रिमेनिंग एनायन है उनसे बात करो, उनसे पूछो। मजा आया? अरे मजा आया? तो ये कहेगा कि आनंद आ गया, ये कहेगा भैया मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आया। रीजन जानते हो क्यों इसको आनंद आया? क्योंकि H प्लस निकलने के बाद ये एरोमेटिक हो गया, डबल सिंगल माइनस, और H निकलने के बाद ये एंटी एरोमेटिक हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया, और ये हाईली स्टेबल हो गया। तो खुद से सोचो, दिमाग लगा के, कोई अगर H निकलने के बाद अनस्टेबल हो रहा है तो भला वो H क्यों देगा? और किसी को H निकलने के बाद रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो क्यों नहीं देगा? यही रीजन है कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक H तो सेकंड वाले की होगी, सबसे कम एसिडिक H पहले वाले की होगी। अब बचे दो, इन दोनों में चेक करो, H निकलने के बाद इसे कोई सहारा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, एक डबल बॉन्ड का सहारा मिल रहा है, एक डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्या इसे सहारा मिल रहा है? अजी दो दो का डबल सिंगल माइनस, दो दो बॉन्ड इसे कॉन्जुगेट कर रहे हैं, रेजोनेंस स्टेबिलिटी दे रहे हैं मेरे बच्चों। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल इन दोनों में ये वाला होगा, यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। ये आ गया नंबर 4 और ये आ गया नंबर 3। सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड, उससे कम एसिडिक फोर्थ, उससे कम एसिडिक थर्ड, सबसे कम एसिडिक फर्स्ट। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन स्टार्ट। एच चाहिए मुझे एच चाहिए तेरी, मुझे तेरी एच चाहिए। मैंने बोला मुझे तेरी एच चाहिए कि नहीं दूंगा? मैं क्यों दूं? और भाई सही भी है, कोई भी क्यों देगा? कोई भी एच देने के बाद न्यूट्रल तो होगा नहीं, एनायन ही तो बनेगा ना। तो एनायन तो देखो चार्ज्ड हो गया ना, तो चार्ज तो कोई क्यों लेना चाहेगा? नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, मैं तेरे अंदर बेस डाल दूंगा, तुझे एच देनी पड़ेगी। और यही हुआ कि हमने एच मांगी इससे, इसने कहा कि ठीक है दे रहा हूं मरे मत, दे रहा हूं।
देख तो लूं कैसे दूं, मुझे पता तो कर लेने दे कि मैं कैसे दूं H। अब यही सवाल है कि बताओ ये कंपाउंड H किस रूप में देगा ये, क्योंकि हम लेना चाहते हैं तो वो तो देगा, लेकिन वो किस रूप में देगा, किस फॉर्म में देगा, ये बताइए। तो इसने H दी, किस रूप में दी? सोचो, अगर ये H प्लस बन के निकलेगी, अगर ये H प्रोटॉन बन के निकलेगी तो इस पे माइनस आएगा, और इस पे माइनस आएगा तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। पागल नहीं है ये जो अपनी स्टेबिलिटी को इतने खतरे में डालेगी। भैया मैं H प्लस के रूप में तो नहीं दूंगी, देख साफ बात है। हाँ तो कैसे भी दे, मुझे तो H चाहिए। ये भी समस्या है। मतलब सवाल कह रहा है कि इसकी H निकालनी है, किस रूप में निकालें ये बताओ। ये कह रहा है कि अगर H चाहिए तो मैं आपको H माइनस के रूप में दे सकता हूं, क्योंकि जैसे ये H माइनस निकलेगी इस पे प्लस छोड़ के जाएगी, और प्लस छोड़ के जाएगी तो भैया एरोमेटिसिटी आ जाएगी, रिमेनिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाएगी मेरे बाबू। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेट हो गई, एरोमेटिक हो गई। इसका मतलब ये H माइनस बन के जाएगी और आंसर हाइड्राइड आएगा। देखो एरोमेटिसिटी टॉपिक से जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो न जाने कितने सवाल कराता हूं, 2-3 दिन तक चलता रहता है ये टॉपिक। कई तरह के सवाल कराता हूं एरोमेटिसिटी, दुनिया भर की स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन भैया वो पुरानी बात है, वो तब की बात है जब हम सिलेबस शुरू कर रहे होते हैं, हमारे पास ज्यादा समय रहता है, बच्चों के पास भी खूब समय रहता है, और बच्चा उनको रिवाइज कर सकता है, पढ़ सकता है, काफी टाइम एक टॉपिक में लगा सकता है। अब रह गए एग्जाम में थोड़े से दिन, अब अगर उन सब चीजों को उठाने की कोशिश भी की तुमने घर पे भी, तो ध्यान रखें किसी एक चीज को ज्यादा वेटेज देने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि काम की चीजों तक हम पहुंच ही ना पाए, और उसमें जिसमें ज्यादा वेटेज दिया उसमें से कुछ ना आए, और जिसको वेटेज बिल्कुल नहीं दिया उसमें से क्वेश्चन आ जाए, तो इतना पछतावा होगा बेटा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना बता रहा हूं उतने पे ज्यादा फोकस करें। इसके बाद बचे हुए टाइम में, रिमेनिंग टाइम में, रेस्ट टाइम में आप जितना चाहें उतना पढ़े मेरे बच्चों, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, जितना चाहो उतना पढ़ो, नॉलेज बढ़ता है। लेकिन इस टाइम बात नॉलेज बढ़ाने की नहीं, इस टाइम हमें उन क्वेश्चंस को कवर करने की है जिनके चांस ज्यादा हैं नीट में आने के। अगला सवाल, स्ट्रक्चर दे दी कोई और आपसे कहा जाए कि डबल और सिंगल बॉन्ड की लेंथ में आपको ऑर्डर बताना है, कौन ज्यादा कौन बड़ा, तो कोई भी स्ट्रक्चर दे सकता है, मैंने ये दे दी, कोई भी दे सकता है। आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि अगर रेजोनेंस होता है डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो समझ जाना जो बॉन्ड सिंगल है उसमें डबल की प्रॉपर्टी आ जाती है, जो बॉन्ड डबल है उसमें सिंगल की आ जाती है, जो डबल है वो सिंगल की तरफ, जो सिंगल है वो डबल की तरफ मूव करने लगता है, और नतीजा ये निकलता है कि ना कोई डबल रह पाता है ना कोई सिंगल, सबकी लेंथ इक्वल हो जाती है ड्यू टू रेजोनेंस, सब में बराबर बराबर की प्रॉपर्टी आ जाती है, और आंसर बनता है ए बराबर बी, यानी ए और बी की बॉन्ड लेंथ सेम है। ध्यान से देख लेना CH2, और इस स्ट्रक्चर में जब मैं रेजोनेंस करता हूं तो क्या होता है, एक बार यूं किया, देखो एक बार यूं किया, एक बार यूं किया, तो स्ट्रक्चर बनी ऐसे, CH2 सिंगल माइनस CH डबल, CH सिंगल CH2 प्लस। और एक बार उल्टा करूंगा मैं, इसको यूं करूंगा, इसको यूं करूंगा,
तो CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। जरा दिमाग लगाइए, ये बॉन्ड डबल था, 2 बार सिंगल 1 बार डबल, सिंगल 2 बार डबल हो गया, जो डबल था 2 बार सिंगल हो गया, तो भैया बराबर का खेल हो गया, ये तो बराबर का खेला हो गया। डबल 2 बार सिंगल हो गया और सिंगल 2 बार डबल हो गया, डबल 2 बार सिंगल हो गया और सिंगल 2 बार डबल हो गया, ये तो बराबर का खेला हो गया। इसका मतलब जो बॉन्ड डबल है उसकी भी और जो बॉन्ड सिंगल है उसकी भी, दोनों की लेंथ इक्वल हो गई और इसका रीजन रेजोनेंस हो गया। ये लास्ट वाला सवाल समझिए, इसमें कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कम से कम स्टेबिलिटी नजर आ रही, सबसे कम स्टेबल कौन सी है। तो मैंने चेक किया एक एक करके सबको, तो पता लगा यहाँ डबल सिंगल माइनस 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, दिस इज एरोमेटिक। यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में अगेन एरोमेटिक। यहाँ डबल सिंगल यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, ये तो एग्जिस्ट करेगा ही, ये कोई आयन थोड़ी है, न्यूट्रल कंपाउंड तो एग्जिस्ट करेगा। और 4 कॉन्जुगेशन कर ही रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बर्बाद हो गया सब कुछ, डबल सिंगल माइनस सिंगल डबल सिंगल माइनस सिंगल डबल सिंगल माइनस, मतलब ये स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक हो गई। और एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर नेचर में हाईली अनस्टेबल होती है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट करने ना करने का मतलब ये कह रहा है कि सबसे कम स्टेबल कौन सी है, इन चारों में से कौन सी ऐसी है जो एग्जिस्ट नहीं करेगी, जो सबसे कम स्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, ये पूछना चाह रहा है। तो ठीक है बच्चों, बहुत सारे सवाल हैं, सब पे आप आराम से घर पे ध्यान दें, मुझे कोई मना नहीं है, मना भी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो मैंने बताया है पहले वो करना है, उसके बाद आपका जो मन करे वो एक्स्ट्रा पढ़िए, क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों पे अभी ध्यान ना दें। आपको सब याद है, आप घबराएं नहीं, आप जो मैं बता रहा हूं उसको भी रिवाइज कर लोगे, उसको देख लोगे तो बाकी की चीजें भी आपके रिमाइंड हो जाएगी और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो घबराया नहीं, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया सवाल इसमें से बन सकता है, तो तैयार रहें। और आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।